सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो यूरो चल रहा है, कोपा अमेरिका चल रहा है, लेकिन बीच में हम लोग क्लब का कुछ कवर नहीं किए थे। लेकिन बहुत सारा चीज़ डेवलप्ड हुआ है, बहुत सारा न्यूज़ आया है, बहुत सारा कंफर्मेशन भी आ चुका है। तो इसलिए हम लोग बातचीत करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आप थंबनेल से देख ही पा रहे हो। शायद जो न्यूज़ आपको दूंगा तो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन आएगा एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। एंड फाइनली मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक ठाक डायरेक्शन पे जा रहा है। एंड पिछले 10 साल में जो भसर मचा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आप जानते हो पिछले 10 साल में ज़्यादा खुशी का मौका नहीं आया था। ऑल द हियर एंड देयर हम थोड़ा बहुत ट्रॉफी वगैरह जीते थे, थोड़ा बहुत रिजल्ट वगैरह निकाले थे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 10 साल में जिस मुकाम पे होना चाहिए बट ऑब्वियसली उस मुकाम पे है नहीं। आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा 2013 के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउनग्रेड ही आया है। थोड़ा बहुत एरिक टेन हैग के अंडर में ट्रॉफी वगैरह जीते हैं, मोरिनो के अंडर में ट्रॉफी वगैरह हम लोग जीते हैं, लेकिन वो मुकाम या वो क्लास मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग बातचीत करेंगे। और इनियोस ग्रुप जो अपना फुल कंट्रोल लिया है एंड आपका जिम रैटक्लिफ आने के बाद जो वादा वगैरह किए थे तो उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग वगैरह हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला जो क्वेश्चन आ रहा था पिछले 2 महीने में, एरिक टेन हैग का क्या होगा? एरिक टेन हैग को हम रखेंगे या मार देंगे? एरिक टेन हैग रुकेंगे या उनको सैक किया जाएगा? तो फाइनली कंफर्मेशन ये आ चुका था पिछले 15 से 20 दिन पहले कि एरिक टेन हैग रुकेंगे। लेकिन आज जो न्यूज़ आ रहा है मेरे भाई, एरिक टेन हैग से रुकेंगे नहीं, उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है 2026 तक, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यूअल किया गया है। तो आने वाले 2 साल में मतलब 2026 तक आपको एरिक टेन हैग मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर देखने को मिलेगा, अगर कुछ उल्टा पुल्टा ना हो गया तो, या फिर सैकिंग उनको ना मिला तो। देखो मुझे लगता है ये पॉजिटिव न्यूज़ है। देखो एरिक टेन हैग अच्छा कोच है, बुरा कोच है, बट अब एरिक टेन हैग इज अ ग्रेट मैनेजर। हम एक्स का एरिक टेन हैग देखे, उसके बाद 2 साल एरिक टेन हैग ने कुछ किया नहीं किया पता नहीं मेरे भाई, लेकिन 3rd पोजीशन पे पहले सीजन में फिनिश करवाना, उसके बाद कैराबाओ कप जीतना, उसके बाद 65 या 68 इंजरी रिपोर्ट के साथ भी आपको एफए कप का फाइनल जिता रहा है। मतलब उस मैनेजर के अंदर पोटेंशियल है। हाँ लिमिटेशंस है, हाँ गड़बड़ है, हाँ घपला है, हाँ एरिक टेन हैग का भी प्रॉब्लम है। रोनाल्डो के साथ जो पंगा हुआ था, वरान के साथ पंगा, कैशमेरो के साथ पंगा, रिजिड थोड़ा फॉर्मेशन या फिर टेक्निक एंटिसिपेट नहीं करवा पाना, जैसा देश वैसा भेस ऐसा होना चाहिए। जो प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल है उस तरीके से फुटबॉल खिलाना चाहिए, लेकिन एरिक टेन हैग को कर नहीं पाया। देखो हर एक मैनेजर के अंदर फ्लॉज होते हैं, हर एक मैनेजर के अंदर पॉजिटिविटी होता है। जो मैनेजर चेंज करने का जो रीति है वो रीति हमको चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। हर एक सीजन मैनेजर चेंज करके अगर डेवलपमेंट होता है क्लब का तो इतना देर तक हम लोग भाई डेवलप कर पाते हैं। हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 कितना मैनेजर सैक किए। देखो ये भैया ये फुटबॉल नहीं है, ये भैया फीफा नहीं है, ये भैया वीडियो गेम नहीं है। एक मैनेजर को आपको 3 साल मिनिमम टाइम देना पड़ेगा एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे रोबोट नहीं खेलते मेरे भाई, यहाँ पे इंसान खेलते। तो 2 साल हुआ है, 2 साल में रिजल्ट बोले तो एक बार 3rd पोजीशन, एक बार बट पिछले सीजन का 8th पोजीशन, लेकिन 2 सीजन में हम लोग को 2 कप देखने को मिले। थोड़ा बहुत हम लोगों को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिले। और एरिक टेन हैग ये बहुत बार प्रूव करते हैं, उनका प्लेयर अगर अवेलेबल हो तो भैया एक डिफरेंट फुटबॉल वो जनरेट करके दे सकते हैं। प्रॉब्लम एक था कि मैनेजमेंट लेवल पे सपोर्ट करने वाला टेन हैग को कोई नहीं था, क्योंकि जो ट्रांसफर विंडो में जो हाउलर हुआ था एरिक टेन हैग से, तो एरिक टेन हैग का सिर्फ मैं हाउलर नहीं बोलूंगा, उसका जो 100 मिलियन का एंटनी बताओ या फिर 60 मिलियन का मेसन माउंट बताओ, फ्लॉप हुआ। देखो एंटनी को वो चाहता था, लेकिन 100 मिलियन का एंटनी नहीं चाहता था। उसका प्राइस 50 मिलियन होगा या फिर 100 मिलियन होगा। उसका कंट्रोल किसके पास है? उसके कंट्रोल है मैनेजमेंट के पास, और हमारे पास वो मैनेजमेंट नहीं था। आप जानते हो रिचर्ड आर्नोल्ड बताओ या फिर जॉन मर्ता बताओ, ये सारे लोग फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं थे। उसके बारे में बात करेंगे, वहां पर भी चेंजेस वगैरह हुआ। तो एरिक टेन हैग विदाउट मैनेजमेंट, एरिक टेन हैग का जो डिसीजन हुआ है विथ अच्छा मैनेजमेंट टेन हैग डेवलप कर सकता है। एज अ मैनेजर एज अ कोच बंदा अच्छा तो है, क्योंकि यंग प्लेयर बताओ या गर्नाचो बताओ या फिर आप कोबी मैनो बताओ, ये सारे लोग को डेवलप वगैरह किया है। तो एरिक टेन हैग के ऊपर एक और साल या फिर 2 साल देना चाहिए इनियोस ग्रुप को, मतलब लगा है, या फिर जिम रैटक्लिफ ये पॉजिटिविटी एरिक टेन हैग के ऊपर देते हुए। और मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बार बार मैनेजर चेंज करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखते हैं ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल में एरिक टेन हैग क्लिक नहीं करता तो उसको सैकिंग मिलेगा, मैं सपोर्ट में हूं, लेकिन ये 3rd साल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है इस बार या इस सीजन में एरिक टेन हैग अपना टर्न अप करेगा। अब देखते हैं आने वाले सीजन में क्या होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में बोलने जा रहा हूं दैट इज हमारा मैनेजमेंट। मैं बार बार कहता हूं, बहुत बार वीडियो में ये चीज रिपीट किया हूं कि भाई एक क्लब अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसका मेन रीजन है मैनेजमेंट कैसा है। अंदर जैसा काम होगा भैया रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा। अंदर घपला है तो बाहर घपला देखने को मिलेगा, अंदर अगर सॉलिड चीज है तो बाहर आपको सॉलिड चीज देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर सिटी आज पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में राज कर रहा है, या फिर रियल मैड्रिड इतने सालों से राज कर रहा है, उसका मेन रीजन मैनेजर या फिर प्लेयर्स नहीं है मेरे भाई, उनका मेन रीजन है अंदर क्या चल रहा है। उनका मेन रीजन है फ्लोरेंटिनो पेरेज, और सिटी का मेन रीजन है उनका जो कोर डिपार्टमेंट है, उनका जो कोर आपका मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है रिक्रूटमेंट कैसा होगा,
मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं क्लब का ग्रोथ कैसा होगा, क्लब का अप्रोच कैसा होगा, पावर किसके पास रहेगा, हम लोग क्या नेम फेम के लिए खेलेंगे, पैसा के लिए खेलेंगे, प्रमोशन के लिए खेलेंगे, मतलब बॉलीवुड मूवी बनाएंगे या फिर आर्ट फिल्म बनाएंगे, क्लासिक मूवी बनाएंगे। तो मैनेजमेंट अगर चेंज नहीं होता या फिर होगा तो एक क्लब का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। लेकिन बहुत सालों बाद, एक डिकेड के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट में बहुत सारा चेंजेस आया। देखो पहला पॉइंट है ओवर बरेटा को लेके हम लोग, सिटी का जो सीईओ था वो सीईओ भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में होगा। दूसरा चीज है जेसन विल्कॉक्स, आपको पता है जेसन विल्कॉक्स हमारा डायरेक्टर वगैरह रहेगा। थर्ड पॉइंट है 2 दिन पहले का कंफर्मेशन आ गया है, दैट इज डैन एशवर्थ, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे घुस गया एज स्पोर्टिंग डायरेक्टर। आपको पता है ब्राइटन बताओ या फिर न्यूकैसल बताओ, पिछले 3-4 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है ये दोनों टीम का, उसका मेन रीजन है डैन एशवर्थ। अब डैन एशवर्थ आ गया है तो आपको न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, स्काउटिंग डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, जो 5-6 साल में या 10 साल में खत्म था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नोन फॉर द यंग प्लेयर्स, रॉ प्लेयर्स, हॉट ब्लड प्लेयर्स, लेकिन पिछले 5-6 साल में हम लोग को वो यंग जनरेशन या फिर यंग स्काउटिंग देखने को नहीं मिला था। क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के लोग थे वो भैया प्लेयर को समझते नहीं थे कि कौन सा प्लेयर का पोटेंशियल किस तरीके का होगा। इस तरीके से लुइस डियाज हमारे हाथ से गए, डार्विन नूनेज हमारे हाथ से गए, जूड बेलिंगम को हम लोगों ने स्काउट किया था लेकिन साइन वगैरह नहीं किए, अर्लिन हालैंड को हम लोगों ने स्काउट किया था लेकिन हम लोगों ने साइन वगैरह नहीं किए। क्यों? क्योंकि फुटबॉलिंग ब्रेन भैया नहीं था, लेकिन डैन एशवर्थ था फुटबॉलिंग ब्रेन। और आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे अच्छे प्लेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में स्काउट होते देख पाओगे। तो जो ये ट्री बन रहा है, जो आपके सामने ये ट्री बन रहा है, ये है भैया कोर ग्रुप, ये है भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैनेजमेंट लेवल। अब आने वाले 4-5 साल के अंदर आप एक अच्छे प्रोग्रेशन या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए आप अपने क्लब को देख पाओगे, एक्सपेक्ट कर पाओगे। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर ये पॉजिटिविटी क्रिएट हो पाएगा। उसके बाद हमारा जो रूट वैन निस्टेलरॉय है, जो हमारे पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है वो जानते हो रूट वैन निस्टेलरॉय कौन है, वो अभी टेन हैग के असिस्टेंट कोच भी रहेंगे। तो मोटा मोटी करके एक पॉजिटिविटी है। अब देखते हैं आने वाले सीजन में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अब आते हैं हमारे प्लेयर के न्यूज में। पहला न्यूज जो आ रहा है ग्रीनवुड के ऊपर, मेसन ग्रीनवुड 2-3 दिन के बाद ही मैनचेस्टर ज्वाइन कर जाएंगे। अब उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको बेचेगा कि नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखो हमारे अटैकिंग वेज में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है रास्मस हॉयलैंड और अमाद डियालो और आपका गर्नाचो। आपका रैशफोर्ड का फॉर्म भी ऊपर नीचे और एंटनी तो भैया गू है। भाई हम लोगों को एक अटैकर हमको साइन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक हीरा ऑलरेडी है, दैट इज मेसन ग्रीनवुड, जो पिछले सीजन गेटाफे में खेल के आया, ला लीगा में उसका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और गेटाफे में आई थिंक उसको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड भी मिला है। तो ग्रीनवुड आपके पास है, लेकिन आपको बाहर मुंह मारने क्यों जाना पड़ेगा? अब देखना पड़ेगा ग्रीनवुड के ऊपर क्या आपका डिसीजन आता है। एरिक टेन हैग बहुत बार ये साइन देते हुए कि ग्रीनवुड को वो चाहते हैं। अब देखते हैं जिम रैटक्लिफ या फिर इनियोस ग्रुप क्या डिसीजन लेता है। यूरो खत्म हो जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा, ग्रीनवुड को हम रखेंगे या फिर बेचेंगे। मेरा भैया एक्सपेक्टेशन या फिर मैं चाहता हूं कि ग्रीनवुड रहे और ग्रीनवुड अगले सीजन हमारे क्लब में कंट्रीब्यूट करे। उसके बाद बातचीत आता है सेंटर बैक का। सेंटर बैक में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हैरी मैगुएर को बेचना चाहिए, विक्टर लिंडलॉफ को बेचना चाहिए। आप जानते हो हैरी मैगुएर और विक्टर लिंडलॉफ से हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हमारे टेबल में 3 सेंटर बैक का नाम आया। पहला है मैथ्यू डिलीट, आप जानते हो। दूसरा है जेरार्ड ब्रैथवेट, एवर्टन का खिलाड़ी, और तीसरा है टोडीबो। अब 3 अगर सेंटर बैक की अगर बातचीत बोले, पहला है डिलीट जिसका उम्र है 24 साल, बायर्न से खेलता, आपको पता है बायर्न का प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाता, तो वहां पे हम लोगों को खींचना आसान है। उसका प्राइस टैग बायर्न बोल रहा है 50 मिलियन। दूसरा है जेरार्ड ब्रैथवेट, इंग्लैंड का खिलाड़ी है, एवर्टन का खिलाड़ी है, सिर्फ 1 साल एवर्टन में अच्छा खेला है और उसका उम्र है 22 साल और उसका प्राइस टैग रखा है 70 मिलियन। 6 फीट 5 इंच का लौंडा, एक मॉन्स्टर है, लेकिन इंग्लैंड का खिलाड़ी है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स लगता है, इसे 70 मिलियन और सिर्फ 1 साल एवर्टन में खेला है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक चीज है कि प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस बंदे के पास है, लेकिन 22 साल की उम्र, इंग्लैंड, एवर्टन, 70 मिलियन तो थोड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। और तीसरा चीज है नीस का बंदा, टोडीबो फ्रांस का बंदा है, 24 साल का उम्र है, 6 फीट 3 इंच का हाइट है और उसका प्राइस थोड़ा बहुत बता रहा है 30 से 40 मिलियन। और नीस का जो ओनरशिप है वो इनियोस के पास है, मतलब जिम रैटक्लिफ के पास है, तो नीस से हम लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर के ऊपर जाना चाहिए? मुझे लगता है ये 3 में से 2 को उठाना चाहिए। पहला आपको डिलीट को उठाना चाहिए, 50 मिलियन थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चल रहा है, मुझे लगता है कि 40 या फिर 45 में एडवांस मिला के हो जाएगा डिलीट का। और उसके बाद टोडीबो को उठाओ, क्योंकि 70 मिलियन का जेरार्ड ब्रैथवेट के ऊपर मेरा भाई क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश खिलाड़ी ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों का हाइप या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, मैदान पे मेरे को पता नहीं मेरे भाई। मुझे लगता है टोडीबो और डिलीट को उठाओ मेरे भाई, एंड वरान का जगह खाली है, एंड वहां पे हैरी मैगुएर आपका लिंडलॉफ से हैरी मैगुएर को बेचो क्योंकि वो वैल्यूएबल एसेट है। अभी भी आप 25-30 मिलियन उससे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो विक्टर लिंडलॉफ को बेच के कुछ फायदा नहीं, 6-7 मिलियन ही आपको मिलेगा शायद। तो भाई विक्टर लिंडलॉफ को रख दो, सब्स्टिट्यूट प्लेयर एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो हमारे पास
डिलीट और टोडीबो 2 डिफेंडर आ जाएगा। हमारे पास लीचा है, मार्टिनेज है और आपके पास विक्टर लिंडलॉफ रहेगा और आपके पास कम्बाला है। तो टोटल मिला के ये 5-6 डिफेंडर आपका हो जाएगा। तो अगला सीजन हम लोगों का सॉर्टेड हो जाएगा और हैरी मैगुएर को बेचकर 25 से 28 या 30 मिलियन आप खींच सकते हो। तो ये होना चाहिए मेरी अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं आने वाले सीजन में या फिर ट्रांसफर विंडो में कैसे डेवलप होता है। उसके बाद आता है बात लूक शॉ का। बात देखो, बहुत सारे लोग लूक शॉ का बहुत सारे फैन होगा, बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट अबे लूक शॉ इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन लूक शॉ भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेम्बेले है। लूक शॉ आपको मालूम है कितने साल से खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? 10 साल से खेल रहा है। 10 साल में बंदा क्लब लीग में आई थिंक 190 गेम खेला है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगा बाद में। लूक शॉ अपने करियर में मैनचेस्टर यूनाइटेड में 30 से 35% मैच मिस किया क्योंकि बंदा फील्ड में कम रहता है, हॉस्पिटल में ज्यादा रहता है। क्लासिक प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन भैया वो फील्ड में नहीं आएगा, हॉस्पिटल में रहेगा। तो हॉस्पिटल में तो उसका क्लास नहीं दिखेगा मेरे को। तो 10 साल में बंदा खेल रहा है लूक शॉ और ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। 2 सीजन लगातार कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है लूक शॉ को बेचना चाहिए। और नया लेफ्ट बैक हमारे पास टाइल मलासी है, लेकिन पता नहीं बंदा कहां पे जिंदा है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में हम लोगों ने फोटो देखा है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक हम लोगों को साइन करना पड़ेगा। लूक शॉ जैसे एक इंजरी प्रोन प्लेयर के ऊपर हम अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि भैया जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो भाई पुराने खिलाड़ी को क्यों रखना है, फ्रेश ब्लड लेके आ। उसके बाद मिडफील्ड में अगर बात करते हैं, कैशमीरो ब्रूनो का न्यूज वगैरह नहीं आया, वो यूरो को बाद आएगा क्योंकि सारे लोग अभी यूरो में फोकस वगैरह कर रहे हैं। उसका अपडेट हम लोग यूरो के बाद देंगे। लेकिन एक बंदी का जो चीज डेवलप हुआ है दैट इज मैनुअल उगार्ते, जो उरुगुअन प्लेयर है। स्पोर्टिंग में 2 साल खेला है, स्पोर्टिंग सीपी ब्रूनो एंड रोनाल्डो का जो क्लब है। उसके बाद पीएसजी में लास्ट आपका सीजन खेला है। 6 फीट का बंदा है, 23 साल की उम्र है, डिफेंस मिडफील्डर है, थोड़ा हरामी थोड़ा फिजिकल है। तो ऐसा डिफेंस मिडफील्डर हम लोगों को चाहिए होगा। एंड जो बंदे का पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा है, पॉजिटिव बंदा है, और उसके लिए भी 40-50 मिलियन थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन प्राइस में थोड़ा अंदाजा मार के बोल रहा हूं, प्राइस अभी तक बाहर नहीं आया। तो अब देखते हैं। मैनुअल उगार्ते का बहुत सारा डेवलप हो चुका है एंड बोला जा रहा है कि ऑनगोइंग थोड़ा डिसीजन आने वाला है, तो उगार्ते भी हमारे स्क्वाड में ऐड हो सकता है। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे मार्कस रैशफोर्ड भैया के बारे में, और जो मुझे लगता है उनकी मार्कस रैशफोर्ड भैया को लात मार के निकालना चाहिए। और मार्कस रैशफोर्ड भैया के लिए हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टैग मतलब प्राइस टैग रखा 80 मिलियन। किसी बंदे को अगर पागल कुत्ता काटेगा तो भैया 80 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को देगा रैशफोर्ड के लिए। लेकिन मुझे लगता है अगर 50-60 मिलियन भी आपको मिल रहा है तो भैया इसको भेज दो, ये फ्री का माल है, ये भैया लाइबिलिटी, इसको भेज दो। और पीएसजी इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि एम्बापे का जो उनका खाली पोजीशन है उसको भरने के लिए एक प्लेयर चाहिए। बट अभी मार्कस रैशफोर्ड का जो नाइट क्लब का रिकॉर्ड है, जो पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, पेरिस में उसका सेटल वगैरह अच्छा होगा एंड उसको मजा आएगा पेरिस में खेलने के लिए, तो मार्कस रैशफोर्ड भैया को भेजना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा न्यूज नहीं है, अपडेट नहीं है, वो भी यूरो के बाद ही आएगा। बट अभी 1-2 हफ्ता है यूरो का, उसके बाद ये सारा चीज और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे या फिर आपको न्यूज हम लोग दे देंगे। ये चीज है टोटल मामला। तो टोटल मिला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लब मूव कर रहा है। अच्छे प्लेयर्स के ऊपर हम लोग फाइनली रिक्रूटमेंट के ऊपर तरफ बढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट भी बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे चेंजेस वगैरह आए। अब देखते हैं आने वाले ट्रांसफर विंडो में कैसे हम लोग काम वगैरह करते हैं। आई होप एक अच्छा ट्रांसफर सीजन जाए हम लोगों का एंड अच्छे से हम लोग अगला सीजन स्टार्ट करें टेन के अंडर में। अब आने वाले टाइम में जो न्यूज वगैरह आएगा हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।